क्या ये वही देश है जिसकी कल्पना शहीद भगत सिंह ने की थी? क्या ये वही भारतीय हैं जिनसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। मैं पूछता हूं, क्या ये वही भारतीय हैं और क्या ये वही देश है जहां एक गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया? सवाल तो बनता है और इसलिए मैं पूछता हूं, आखिर इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दो 2024 में नीट के एग्जाम को लेकर पूरे देश में विवाद हुआ। लाखों स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके परिवार की जिंदगी दांव पे लगी थी। भविष्य अंधेरे में था। मामला इतना सीरियस था कि सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले की सुनवाई करनी पड़ी, क्योंकि एनटीए ये मानने तक को राजी नहीं था कि 2024 के पेपर में कुछ गड़बड़ी है, पेपर में धांधली हुई है। साल बदला, कैलेंडर बदले और नीट का एग्जाम का पेपर 2026 में फिर से लीक हो जाता है और इस बार भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मा सौंपा जाता है पिछले बार की तरह। क्या इस देश की मीडिया ने ये पूछा कि पुराने इन्वेस्टिगेशन से बुनियादी चीजों में क्या बदलाव किए गए? एक स्टूडेंट सालों दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, वहीं एक पिता कड़कड़ाती धूप में अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है। वहीं एक माँ अपनी जिंदगी निछावर कर देती है, अपनी सारी जरूरतें कम कर लेती हैं ताकि उनका बच्चा बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर सके। और फिर एग्जाम होते हैं, रिजल्ट्स आता है और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। ऐसे में उस बच्चे के दिल और दिमाग में क्या आएगा? वो यही सोचेगा और सोचने पे मजबूर होगा, क्या उसका भविष्य उसकी मेहनत से डिसाइड होगा या सिस्टम के फेलियर और सिस्टम के हाथों कुचला जाएगा? और ये सिस्टम ही उसका भविष्य डिसाइड करेगा, उसकी मेहनत नहीं। और ये सवाल पूछना बनता है। नीट तो फिर भी नेशनल लेवल एग्जाम था। ऐसे काफी एग्जाम्स हैं जिनके पेपरों में धांधली होती है, हमें आए दिन सुनने को मिलता है। क्या पूरी जिम्मेदारी के साथ इस देश की मीडिया ने पूरी मजबूती से सवाल उठाए? सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सवाल ये नहीं है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से क्या बातें निकलकर सामने आई, कौन लोग पकड़े गए। सवाल ये है कि इस देश का सबसे वैल्यूएबल पेपर लीक कैसे हो जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है, अगले साल फिर ऐसा ना हो, इसलिए इस देश के कानून में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव हुआ, कौन से कड़े कदम उठाए गए। इस बार नीट के पेपर लीक में कुछ नया सुनने को मिला।
इस बार रीनीट में देश की आर्मी का इस्तेमाल होगा। अरे सर, ट्रांसपोर्टेशन कभी मुद्दा था ही नहीं। जो भेड़िए हैं, जो मास्टरमाइंड्स उस सिस्टम के अंदर बैठे हैं, या तो उनसे मिले हुए हैं, उनको सामने लाने की, पब्लिकली एक्सपोज करने की और ऐसे लोगों को एक मैसेज देने की जरूरत है। जरूरत है कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने की। जरूरत है सही सवाल पूछने की। जरूरत है ऐसे लोगों के दिलों में कानून का डर बैठाने की, ताकि भविष्य में जब कोई फिर से ऐसा कोई करने का सोचे तो उसके हाथ पैर के साथ उसकी रूह भी कांप जानी चाहिए। क्या मीडिया ने पूरी ताकत के साथ ये सवाल पूछा? पूरे ईमानदारी के साथ सवाल पूछा? उन जिम्मेवार लोगों से सवाल करा? क्या जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है उनको अकाउंटेबल ठहराया? क्या कड़े और बड़े कदम उठाने की मांग की? क्या कानून में बदलाव करने की मांग की? और बदलाव ना होने पे क्या सवाल को फिर से उठाया, या नया कंट्रोवर्सी मिलते ही देश के मुद्दों को धूल खाने के लिए छोड़ दिया और देश के मुद्दे टीआरपी के गेम में चुटकुले बन के रह गए? अगले साल फिर से यही पेपर लीक होगा, मीडिया फिर से 2 नए चुटकुले सुना देगी और एक आधी तो सरकारें भी सुना देगी और कोई अकाउंटेबिलिटी तक शो नहीं करेगी। और इसलिए मैं ये सवाल पूछता हूँ और पूछता रहूंगा कि इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्या ये वही देश है जिसका एक विशाल इतिहास है और इतिहास के उन्हीं पन्नों में इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया है? क्या ये वही देश है जहां गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, BR अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय जैसे तमाम देश के लाल पैदा हुए? इसलिए सवाल पूछना बनता है और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, उन तमाम देश प्रेमियों का है, उन तमाम देशभक्तों का है, उन तमाम भारतीयों का है जिनके लिए देश पहले आता है, जिनका खून खौलता है ये देखकर कि हमारे देश का भविष्य अंधकार में है, जिनका खून खौलता है ये देखकर कि देश के युवा के सपने सिस्टम के फेलियर की वजह से कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिए जा रहे हैं। जहां एक बच्चे का भविष्य उसकी मेहनत डिसाइड करती थी, अब सिस्टम की लापरवाही से डिसाइड होता। कहीं ना कहीं आज ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स में और उनके पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर एक्सेप्टेंस है। उनके खून में भी करप्शन का बीज बो कर नस्लों को भी करप्ट कर दिया गया। सीधे तौर पे जो देश चला रहे उन पे एक ही सवाल मेरे को रहता है कि आप कुछ मत करो, सब भ्रष्ट है। हम मानते हैं पूरा देश भ्रष्ट है, सब भ्रष्टाचार है, हर जगह फैला हुआ है, मेरे अंदर भी है। जगह पे बैठेंगे हम भी घुस लेंगे, गरीब आदमी है, कुछ तो बढ़ना पड़ेगा, कैसे तो बढ़वे करेगा आदमी। लेकिन आज सवाल पूछना बनता है और इस देश का युवा भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके करप्ट होता जा रहा है। इसलिए जरूरत है सवाल पूछने की। क्या इस मानसिकता के साथ हम विश्व गुरु बन पाएंगे? क्या हम इस मानसिकता के साथ एक विकासशील भारत से विकसित भारत बन पाएंगे? क्या इसी मानसिकता के साथ हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन पाएंगे? क्या ये वही देश है जिसके पास विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति होते हुए भी अपने विकास में रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहा है, वजह चाहे जो भी हो? क्या हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई एक करप्ट भारत पाने के लिए लड़ी थी?
क्या उन्होंने एक करोड़ भारत के सपने देखे थे? इसलिए सवाल पूछना बनता है। करप्शन कोई चड्डी बनियान का साइज नहीं है जिसकी थोड़ी सी भी एक्सेप्टेंस हो। क्या इनके भरोसे हम चाइना और अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे? और इसलिए मैं पूछता हूं, बार बार पूछता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आगे और भी इंटेंस होने वाला है। जिनको मेरी बातें समझ नहीं आ रही, इस वीडियो में उठाए गए मुद्दों से इत्तेफाक नहीं रखते, जिनको ये सब टाइम वेस्ट लगता है, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते। जिनको देश के मुद्दे इंपॉर्टेंट लगते हैं, सिर्फ वही रुके। आपको क्या लगता है इस देश की सबसे बड़ी प्राइमरी प्रॉब्लम्स क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, पॉलिटिशियंस, ये सारे सेकेंडरी हैं। इस देश का प्राइमरी प्रॉब्लम इस देश की मीडिया है, जो सही सवाल नहीं पूछती, जिम्मेवार लोगों से जवाब नहीं मांगती। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, और इस फोर्थ पिलर का काम सिर्फ न्यूज दिखाना नहीं होता, हेडलाइंस बनाना नहीं होता, पावर से सवाल पूछना होता है, सत्ता में बैठे लोगों से जवाब मांगनी होती है, चाहे पावर किसी भी पार्टी के पास ही क्यों ना हो, आप उसके सपोर्टर हो या नहीं, आप राइट विंग के हो या लेफ्ट विंग के, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमारे द्वारा लिए गए आज के फैसले और आज के पूछे गए सवाल तय करेंगे। और एक लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने का अधिकार संविधान ने दिया है। इसलिए मैं सवाल पूछता हूं कि जब सीबीएसई के लूप होल्स पे एक बच्चे ने आवाज उठाई तो उसे पाकिस्तानी क्यों कहा गया? क्या एक लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछना देश विरोधी हो जाना है? और इसलिए मैं सवाल पूछता हूं कि आखिर इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सवाल पूछना लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। और ऐसे में जब मीडिया सही सवाल पूछने के बजाय सिर्फ नैरेटिव्स बनाने लगे, टीआरपी का गंदा खेल खेलने लगे, तो ऐसे में उस देश का भविष्य अंधकारमय होता है। आज के मीडिया के पास हिंदू से लेकर मुसलमान तक, मुसलमान से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक, कभी हिंदू खतरे में होता है तो कभी मुस्लिम खतरे में होता है। अब हाल ऐसा है कि वर्ल्ड रैंकिंग्स में भारत देश की मीडिया का रैंक हर साल गिरता जा रहा है, क्योंकि वो अपना क्रेडिबिलिटी खो रहा है, अकाउंटेबिलिटी खो रहा है। ना अब वो रेस्पॉन्सिबल रहा, ना ही वो सही सवाल पूछ रहा है। और शायद इसीलिए भारत की जनता उन्हें गोदी मीडिया और ऐसे पत्रकारों को गोदी पत्रकार कहकर बुलाते हैं। जितनी गलती मीडिया की है और जितनी गलती पॉलिटिशियंस की है, उतना जिम्मेवार पब्लिक भी है। पब्लिक ही है जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ऐसे लोगों से सवाल नहीं पूछती। ये खुद को ऊंच और नीच में बांटते रहते हैं। और जब तक इस देश की जनता आपस में धर्म, जाति, कलर, जेंडर को लेकर आपस में बढ़ती रहेगी और एक दूसरे को बांटती रहेगी, तब तक इस देश का भविष्य अंधकार में रहेगा और इस देश के मुद्दे
यूं दफन होते रहे हैं और दफन होते रहेंगे, और ऐसे ही देश की स्वाभिमान का बंदर बांट चलता रहेगा। क्या इन मुद्दों को मीडिया को अपने प्राइम टाइम का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं? इस पे डिस्कशन करनी चाहिए या नहीं? और इसलिए मैं पूछता हूं कि देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी जो आज के समय में अपने चरम पे है। एजुकेशन, सरकारी स्कूलों की आज क्या हाल है, क्या दुर्दशा है, ये किसी से छिपा नहीं है। सरकारी शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा वो सारे काम करवाए जाते हैं जो उनकी ड्यूटी नहीं है। फ्री बीच कल्चर, मैया योजना, भैया योजना, इस तरह के मुफ्तखोरी चल रही है। करप्शन, उसका हाल तो पता ही है। महंगाई, जिस पे बात भी नहीं हो रही। बन रहे खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश को भी खोखला कर रहे हैं। देश के लोगों की बेसिक नीड्स, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, बिना केमिकल का पानी, घर, बिजली, जैसे ये तमाम चीजें, क्या ये देश के मुद्दे नहीं हैं? उनके मुद्दे, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? नेताओं के सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं? किस सेलिब्रिटी ने क्या खाया, किस सेलिब्रिटी ने क्या पिया, किस सेलिब्रिटी के किसके साथ चक्कर है, किस सेलिब्रिटी ने किससे लड़ाई की, ये फालतू की चीजें दिखाते रहते हैं और इस पे दिन भर चर्चा करते हैं। कभी कभी तो इन चीजों को प्राइम टाइम शो का हिस्सा बना लेते हैं। बनाओ, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के मुद्दों पे तो बात करो, लोगों की आवाज तो बनो। इस देश का मीडिया पापाराजी की तरह काम कर रहा है, लाइमलाइट्स दिखा रहा है, सच्चाई दिखाना तो वो भूल ही गया। खुद की जिम्मेदारी निभाने के अलावा, जिसके लिए देश ने उनके हाथ पे कलम की ताकत दी थी और सवाल पूछने का अधिकार दिया था और पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का ब्रिज बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा था, देश की मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों से समझौता कर लिया है। पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है। इस विषय पर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा। क्या इन पे सवाल पूछना, देश की आवाज बनना, कमजोर लोगों की रीढ़ की हड्डी बनना, नेतृत्व करने वाले लोगों, सत्ताधारी लोगों से जवाब मांगना और रेस्पॉन्सिबल लोगों को अकाउंटेबल ठहराना, इस देश की सभी मीडिया हाउसेस जो खुद को सो कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है, कहलवाना पसंद करती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। आज की मीडिया नेताओं के लिए पीआर की तरह काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में इंटरेस्ट है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के खेल में इंटरेस्ट है। राजनेता तो हिंदू मुस्लिम डिबेट करके अपना वोट बैंक बनाता है, वहीं इस देश की मीडिया उसी पे डिबेट करके अपना टीआरपी का गंदा खेल खेलती है। क्या इस देश की मीडिया ने कभी रेप जैसे केसेस पे जो हर साल होते हैं उस पर कभी कड़े नियम बनाने की मांग की? मैं इसीलिए कहता हूं कि मीडिया अपनी जिम्मेवारी भूल चुकी है। मैं सिर्फ मीडिया या नेता को या सिर्फ उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता। इस देश की जनता जो 50-50 रुपए में अपने वोट का सौदा करती है, वो भी उतनी ही जिम्मेवार है। जिनका जमीर बिकाऊ है, जिनकी ईमानदारी की एक कीमत है। कभी ये कहा जाता था कि जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन डेमोक्रेसी में जैसी प्रजा वैसा राजा। और इसीलिए मैं पूछता हूं, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपके सामने कुछ नाम लेना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी, राजा राम मोहन रॉय, शहीद भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक। भले ही इनका बैकग्राउंड अलग था, ये अलग अलग विचारों के थे, गरम दल नरम दल में बटे हुए होने के बावजूद इन सब में कॉमन क्या था? इनके लिए देश सबसे पहले आता था। कभी सोचा हम आज भी इन्हें याद क्यों करते? आपको लगता है
आने वाली पीढ़ियां भी हमें इसी तरीके से याद करेंगी। आज हमें भी एक होने की ज़रूरत है और एक होकर सवाल पूछने की आवश्यकता है कि इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो इतनी स्वार्थी होकर सोचती है कि अगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो मुझे क्या। हमें पूछना होगा कि क्या हम ऐसे बनेंगे विश्व की सबसे बड़ी ताकत, क्या हम ऐसे विश्व गुरु बनेंगे। हमें नैरेटिव्स नहीं, काम करना होगा। हमें नैरेटिव्स नहीं, सच बोलना होगा। हमें नैरेटिव्स नहीं, जवाब मांगने होंगे। ये वीडियो किसी एक जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं, ये वीडियो किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, और ना ही किसी एक पार्टी और किसी एक मीडिया हाउस के खिलाफ है। ये वीडियो उन लोगों के खिलाफ है जिनको हिंदू मुस्लिम डिबेट में ज़्यादा मज़ा आता है, जिनको मज़ा आता है समाज को बांटने में। मीडिया के खिलाफ है जो टीआरपी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है, जो लोगों की समस्या खुद की नहीं मानती, जिनको मज़ा आता है लोगों के बीच में मतभेद डालने में। हमारी साख एक है, हमें ये याद रखनी चाहिए, और एकता में ताकत होती है। अगर हमें एक विकासशील भारत से विकसित भारत बनना है तो हमें भी एक होना होगा और सही सवाल पूछने होंगे। और इसीलिए मैं पूछता हूँ, इस देश के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। एक देश सिर्फ स्लोगन और नैरेटिव से स्ट्रांग नहीं। एक देश स्ट्रांग बनता है अपनी क्वालिटी एजुकेशन से, एक देश स्ट्रांग बनता है स्ट्रांग फाउंडेशन से, और एक देश स्ट्रांग बनता है अपने स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल लोगों से। एक देश स्ट्रांग बनता है अपने क्वालिटी युवा शक्ति से। एक देश स्ट्रांग बनता है अपने जनता के बीच समानता लाने से। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं, ना ही मैं कोई नेता हूँ, पर मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से एक बिल्डिंग के लिए एक ईंट जरूरी होती है, वैसे ही युवा अपने देश के लिए जरूरी होता है। वो ईंट है जो देश निर्माण के लिए मार भी सकता है और मिट भी सकता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय रखें, और सिर्फ राय ना रखें, सवाल भी पूछें। और जब आप सवाल पूछें तो उससे पहले सवाल खुद से पूछें, क्योंकि बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप बदलेंगे तब जाकर देश बदलेगा, और जब आप बदलोगे और तब जब आप सवाल पूछोगे तो जवाब भी मिलेगा, और जब जवाब मिलेगा तो जिम्मेवार लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी। और इसलिए मैं पूछता हूँ, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यदि यह वीडियो आपको सोचने पे मजबूर किया तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन लोगों तक पहुँचे जो खुद को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलवाना पसंद करते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको कोई भी हिस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं फिर आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सवाल पूछो।